सूरज की रोशनी ने हमें चौंकाया तो ये एहसास हुआ कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। हम दोनों बेहद मसरूर थे। सुबह मुलाजमीन ने इत्तला दी कि कुछ लोग मुलाकात के लिए आए हैं। चुनाचे जल्दी जल्दी हम लोगों ने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया और फिर मुलाजमीन ही की रहनुमाई में हम दोनों नाश्ते के कमरे में पहुंच गए। यहाँ मसूद तलहा और साइका माइलर यानी आयशा के साथ एक बारिश बुजुर्ग मौजूद थे जिनकी सेहत इस उम्र में भी काबिल रश्क थी। तमाम बाल सफ़ेद लेकिन चेहरे से सेहत की रानाई झलक रही थी। बड़ी ही दिलकश शख्सियत थी। मसूद तलहा ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और जब मैं उन बुजुर्ग की जानिब मुतवज्जे हुआ तो उन्होंने मुआनक़े के लिए दोनों बाजू फैला दिए। उनसे मुआनक़ा करके मैंने उनसे तारुफ चाहा तो मसूद तलहा कहने लगा, ये नासिर अजीज़ी हैं। मैं मुस्कुरा दिया। ओह, नासिर अजीज़ी कहने लगे, कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में अली, लेकिन डरता हूँ कि मेरे अल्फाज मेरे जज्बात का साथ नहीं दे सकेंगे, लिहाजा इस नामुकम्मल इजहार से मैं खामोशी को ही बेहतर समझता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया नासिर साहब, तशरीफ रखिए, मैं तो यहाँ आते ही आपके एहसान तले दब गया हूँ। मैंने तहजीब की तरफ देखा, उसने सर झुका लिया था। नासिर अजीज़ी ने कहा, मैं तो अभी तुम पर बहुत से एहसानात करने का इरादा रखता हूँ अली, लेकिन उनकी तफसील बाद में। मैं उनके अल्फाज का मफहूम न समझ सका था। पुरतकल्लुफ़ नाश्ता शुरू हो गया जिसका इंतज़ाम न जाने किसने किया था। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मसूद तलहा मुस्कुरा रहा था और आयशा तहजीब मैल्कम एक्स से चिपकी जा रही थी। नामालूम वो सरगोशियों में क्या बातें कर रही थी। नाश्ते के कमरे से उठकर हम ड्राइंग रूम में आ बैठे और उसके बाद रस्मी गुफ्तगू शुरू हो गई। मसूद तलहा ने हंसते हुए बताया कि इस मंसूबे में वो भी बराबर का शरीक है और ये मंसूबा दर हकीकत आयशा के जहन की इख्तरा है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मतलब? वो बोला, आयशा ने ये तजवीज़ पेश की थी कि क्यों ना तहजीब मैल्कम एक्स को बैरूत में बुलवा लिया जाए और अली से इसकी वहीं मुलाकात करा ली जाए। आयशा की ये तजवीज़ मुझे इस कदर पसंद आई कि मैंने फ़ौरन ही दूसरों से रुजू किया और नाइमा बर्क मेरे पास पहुंच गई। उसके बाद मुझे तमाम सूरत हाल बताई गई कि अली तंजीम से बरगश्ता हैं और उसकी बुनियाद क्या है। तुम्हारी बरगश्तगी बेशक दुरुस्त और जायज़ थी, लेकिन अली उसके बाद तुमने जो कुछ किया उसे कौन नज़रअंदाज कर सकता है और तुमसे दूरी कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। चुनाचे ये प्रोग्राम अजीज़ी साहब के हाथों तकमील पाया। मैंने कहा, बाहर तौर मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से बुजुर्ग अजीज़ी साहब का जिन्होंने मुझे तहजीब की सूरत दिखाई। नासिर साहब कहने लगे, मगर मियाँ, ये तुम्हारी तहजीब जो है ना, ये मेरी बेटी है और मेरे पास रहती है। इस वक्त तो मैंने तुम्हें इससे मिलने की इजाज़त दे दी थी, मगर आइंदा अगर तुम इससे मिलना चाहो तो गरीब खाने तक आने की जहमत करना पड़ेगी। मैं इसे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। नासिर अजीज़ी साहब की शफकत और मोहब्बत का ये अंदाज मुझे बहुत भला लगा। उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। अजीज़ी साहब बोले, ये हंसने की बात नहीं है अली, बेटियां शादी से पहले बाप के घर में रहें तो बेहतर है। मैं इस सिलसिले में किसी रियायत का कायल नहीं हूँ। मैंने बदस्तूर हंसते हुए कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और आपके इख्तियारात को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं रखता। वो बोले, हाँ, ये हुई ना बात। चुनाचे अजीज़म, अब ये मुनासिब होगा कि तुम रात के खाने पर मेरे यहाँ आओ अपने दोस्तों के साथ। वहाँ तहजीब तुम्हारी मेज़बानी करेगी। मैंने तहजीब की जानिब देखा, वो मुस्कुरा रही थी। खासी देर तक नासिर अजीज़ी साहब, मसूद तलहा और आयशा मेरे साथ रहे। आयशा कहने लगी, अगर तहजीब यहाँ से जा रही है तो मैं भी अजीज़ी साहब के साथ ही क़याम करूँगी। बिलाशुबा अली, तुम्हारा इंतखाब ऐसा ही है कि उस पर रश्क किया जाए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाई, अब मेरी हैसियत कुछ नहीं रही। तहजीब ही सबका मकसूद बन गई है तो फिर ऐसे ही सही। मसूद ने कहा, तो फिर इजाज़त दो, शाम को तुम्हारा इंतज़ार किया जाएगा। मैंने कहा, मसूद, क्या तुम भी जा रहे हो? वो बोला, अगर चाहो तो रुक जाऊं। मैंने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी होगी। वो बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का वादा तुम अजीज़ी साहब के सामने करो कि इन लोगों के जाने के बाद मेरी शामत नहीं आएगी। मैंने हैरत से पूछा, शामत? मसूद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, बस कुछ है ऐसा ही मामला। नासिर अजीज़ी साहब ने कहा, मियाँ, अब ये तुम्हारा काम है कि अपने दोस्त से किस तरह निमटते हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। उसके बाद वो तहजीब और आयशा को लेकर चले गए। मैंने मुस्कुराती निगाहों से मसूद को देखा। वो अदाकारी कर रहा था। बोला, यकीन करो, मेरा सिर्फ इतना ही कसूर था कि मैंने आयशा की बात पर अमल दरामद कर डाला। मैंने कहा, ठीक है यार, वैसे ये भी अच्छा हुआ कि तहजीब यहाँ आ गई। उसने कहा, और क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि तंजीम के लोगों से इख्तिलाफ ख़त्म हो गया? मैंने कहा, नहीं मसूद, तंजीम के लोगों से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं था। सूरत हाल तुम्हारे इल्म में आ गई होगी। मेरी नीयत पर शक किया गया था। मैंने सोचा अब इनके दरमियान काम करने का मज़ा नहीं रहा, चुनाचे अपने तौर पर कुछ कर लिया जाए। इसलिए मैं बाहर निकल गया, लेकिन मेरा निकल जाना भी मेरे लिए बेहतर ही हुआ। मसूद ने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इल्म है कि गोइटे हिल में तहजीब से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, बहुत कुछ मालूम कर चुके हो तुम लोग मेरे बारे में।
اس نے فوراً ہی کہا اپنے ہیرو کے بارے میں تفصیلات کیوں نہ معلوم کی جائیں۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ میں نے کہا مگر یہ بزرگ جو تہذیب پر قبضہ جما چکے ہیں، اسے ختم کرانے کی کیا ترکیب ہوگی؟ کیونکہ یار ابھی تو میں اس سے پوری طرح مل بھی نہیں سکا ہوں۔ مسعود نے کہا یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ ناصر عزیزی صاحب واقعی سخت آدمی ہیں، تہذیب کو اپنی بیٹی بنا کر لائے ہیں تو باپ ہی کی طرح سرپرست بھی بننے کے خواہاں ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا پروگرام ہے یہ بتاؤ۔ وہ شوخ لہجے میں بولا میرا تو فی الحال کوئی پروگرام نہیں، ہاں اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو میں حکم کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا یار میرا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے روانگی کی اجازت کب ملے گی؟ وہ بولا ہمیں یعنی تمہیں اور تہذیب کو؟ میں نے کہا ہاں بھائی، ظاہر ہے بیروت میں مستقل قیام تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا ویسے جو تمہارا دل چاہے کرنا، ظاہر ہے اس سے تمہیں کون روک سکتا ہے، لیکن اب امریکہ وغیرہ جا کر کیا کرو گے؟ بیروت میں قیام کرو، اور اگر دل میں تنظیم کے لیے کام کرتے رہنے کی خواہش موجود ہے تو پھر یہیں سے کام جاری رکھو، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ بولا یہ سوچنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں، ویسے مجھے تم پر رشک آتا ہے، تم لوگ بیروت میں قیام کرو گے اور مجھے واپس افریقہ جانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کب جاؤ گے؟ وہ بولا خیر ابھی تو جلدی نہیں ہے، لیکن بہرطور جو امن و امان اور جو تحفظ تم نے لائن آف کروزل کو دیا ہے اسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہم پر بھی تو عائد ہوتی ہے، اور میں اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتنا چاہتا اس وقت تک جب تک خود مجھے وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن علی یقین کرو تم سے الگ رہ کر دل نہیں لگتا، کچھ ایسی ہی انسیت ہو گئی ہے تم سے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا یار کہ تم مجھے اپنے ساتھ ہی گھسیٹ لو؟ میں نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا تمہارے شانہ بشانہ رہنا چاہتا ہوں۔ ارے ہاں خوب یاد آیا، یہ تو بتاؤ کہ لائن آف کروزل کے لیے کام کرنے کے سلسلے میں کیا تم نے کوئی معاہدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، میں خود اس موضوع کو چھیڑنا چاہتا تھا۔ وہ بولا میرا خیال ہے علی جو معاوضہ تم نے اس سلسلے میں طلب کیا تھا وہ تمہارا حق ہے۔ ظاہری صاحب، میرا مطلب محمود ظاہری سے ہے، انہیں جانتے ہو نا؟ میں نے کہا افسوس تعارف نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا بہر طور وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے طور پر اس معاوضے کی ادائیگی کے لیے کاغذات بھی داخل کر دیے ہیں جو تم نے مقرر کیا تھا۔ میں مسکرانے لگا، پھر میں نے کہا واقعی مسعود مجھے وہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ وہ بولا یقیناً ملے گا، میرا خیال ہے اس میں دیر نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو اپنے مالی مفاد کے لیے بھی مجھے بیروت میں قیام کرنا ہوگا۔ مسعود طلحہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کیوں، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ وہ بولا تم نے تو حائل جوشیوں کے سلسلے میں بھی ایک گراں قدر معاوضہ حاصل کیا تھا۔ میں نے کہا تو پھر؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کچھ نہیں، جانے دیں اس بات کو۔ میں نے کہا نہیں، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ وہ بولا وہ گراں قدر رقم تم نے شتیلا کیمپ بھجوا دی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جن لوگوں کے لیے کماتا ہوں ان تک اپنی کمائی پہنچا دیتا ہوں، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ وہ بولا کوئی اعتراض نہیں، اعتراض کر بھی کون سکتا ہے۔ مسعود طلحہ کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے پوچھا کیوں، کہاں جاؤ گے؟ بولا بھائی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو نبھانی ہیں، ویسے رات کو میری بھی دعوت ہے، چونکہ میری بیوی چالاکی سے کام لے کر تہذیب میلکم ایکس کے پیچھے لگ گئی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی لفٹ ملتی رہتی ہے۔ اس کی بات پر میں ہنسنے لگا۔ مسعود طلحہ چلا گیا تو میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ تہذیب میلکم ایکس کو ناصر عزیزی لے گئے تھے، ان سے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا، بالآخر تہذیب میری تھی اور ناصر صاحب اسے کب تک اپنے قبضے میں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ شام کو اس سلسلے میں بات چیت ہو جائے گی۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اس لیے آنکھیں بوجھل تھیں، آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ 7 بجے کے قریب مجھے ایک ملازمہ نے جگا دیا۔ جاگا تو وقت پوچھا، 7 بجے کا سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، تیاری بھی کرنی تھی، اس کے بعد ناصر عزیزی کے یہاں پہنچنا تھا۔ فی الحال اپنے ذہن کو دوسرے تمام معاملات سے آزاد رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کسی اور بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یوں بھی لائن آف کروزل میں کامیابی کے بعد فی الحال کوئی ہدف میرے سامنے نہیں تھا سوائے اس کے کہ تہذیب کے ساتھ وقت گزاروں۔ بیروت میں قیام سے بھی مجھے کوئی آر نہیں تھی۔ تیار ہونے کے بعد میں بال سنوار رہا تھا کہ مسعود طلحہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا مجھے بھی دعوت نامہ مل گیا ہے۔ میں نے کہا اور بھی لوگ ہوں گے وہاں؟ مسعود طلحہ نے کہا ہاں، خاصے بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مسعود طلحہ کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ ایک مختصر سے سفر کے بعد ایک خوبصورت عمارت کے سامنے ہم لوگ رک گئے۔ ناصر عزیزی، تہذیب میلکم ایکس اور کچھ دوسری خواتین نے جن میں نائمہ برق بھی تھی ہمارا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں لے کر اندر داخل ہو گئے۔ وسیع و عریض ہال نما کمرے میں طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً 17 افراد موجود تھے، ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخصیت ناصر عزیزی کی تھی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ عائشہ تہذیب میلکم ایکس سے بدستور چپکی ہوئی تھی، اور بھی کچھ خواتین تھیں جو تہذیب کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھیں۔ رسمی اور غیر رسمی گفتگو شروع ہو گئی۔ مختلف ٹولیوں کی صورت میں لوگ ہال میں گردش کرنے لگے۔
तहजीब बहुत मुतमईन और मसरूर थी और उसके इस सुकून का एहसास मुझे भी अपने सीने में हो रहा था। बहर तौर ये मुसर्रतों का दिन था, मुसर्रतों की शाम, और मैं उन मुसर्रतों में बराबर का शरीक था। पुरतकल्लुफ डिनर के बाद एक नशिस्त और हुई। उस नशिस्त में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही और फिर मेहमान रुखसत होने लगे। आखिर में चंद खवातीन ही रह गई थीं जिनमें नासिर अजीज़ी साहब की बेगम भी थी। ये खातून भी बहुत ही पुरवकार शख्सियत की मालिक थीं। मुझसे काफ़ी देर तक गुफ्तगू करती रही थीं। पाकिस्तान में मेरे अपने अजीज़ व अकारिब के बारे में उन्होंने मुझसे मुतअद्दिद सवालात किए थे और मैं उन्हें अपने देश की बातें बताता रहा। जब काफ़ी रात हो गई तो मसूद तलहा ने मेरे कान में कहा, बरादरम, ये बात तो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लोगे, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, नहीं मसूद, बस अब चलते हैं। अलबत्ता तहजीब से तन्हाई में मिलने का मौका नहीं मिल सका। वो बोला, इस सिलसिले में अब मैं आपको सब्र करने का ही मशवरा दे सकता हूँ। मैंने आहिस्ता से ठंडी सांस भरते हुए कहा, ठीक है भाई। नासिर साहब से इजाज़त तलब की तो वो मुस्कुराने लगे, फिर बोले, ठीक है अली, लेकिन अब कब मुलाकात होगी? मैंने कहा, जब आप हुक्म दें। वो बोले, तो फिर कल दोपहर को मेरे साथ खाना खा रहे हो? मसूद ने कहा, नहीं, अगर आप लोग पसंद करें तो एक तजवीज़ मैं भी पेश करता हूँ। वो बोले, क्या? मसूद ने कहा, कल लंच मेरी तरफ से क्यों ना हो जाए? अजीज़ी साहब बोले, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम तो खुद गरीबुल वतन हो। मसूद ने कहा, अब इतना भी गरीब नहीं हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लूँगा। कल दोपहर का खाना आप हजरात मेरे साथ खाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो सब मुझे बरामदे में रुखसत कर रहे थे। अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचकर मैं सख्त बोरियत महसूस कर रहा था। नासिर अजीज़ी साहब मेरे और तहजीब के दरमियान दीवार बन गए थे। वो रात भी सख्त बेचैनी के आलम में गुजरी। दूसरे दिन मसूद तलहा ने एक होटल में लंच का एहतमाम किया था। तमाम लोग इस दावत में शरीक हुए। मैंने नाइमा बर्क से सदफुलैश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो किसी मुहिम के सिलसिले में बैरूत से बाहर कहीं गई हुई है। लंच से वापसी पर एक बार फिर बोरियत शुरू हो गई। कभी कभी सख्त झुंझलाहट का शिकार होकर सोचता कि नासिर अजीज़ी के घर जाऊं और तहजीब को अपने साथ ले आऊं, मगर फिर नासिर अजीज़ी साहब की मोहब्बत शफकत का ख्याल आता। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तहजीब पर भी गुस्सा आ रहा था। वो अगर चाहती तो मौका निकाल कर मुझसे मिलने आ सकती थी, लेकिन नामालूम क्यों उसने भी इसकी कोई ज़रूरत महसूस न की। दूसरे दिन नाइमा बर्क, आयशा और मसूद तलहा मेरे पास आए। तहजीब उनके साथ भी नहीं आई थी। नाइमा बर्क के होंठों पर एक संजीदा मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने चंद लम्हों के बाद गला साफ करके कहा, मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने आई हूँ। क्या आप इसके लिए मुझे वक्त दे सकेंगे अली? मैंने पूछा, क्या तन्हाई ज़रूरी है नाइमा? वो बोली, नहीं, मसूद और आयशा की मौजूदगी में मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने मुतअज्जिबाना अंदाज में कहा, तो फिर कहिए क्या बात है? वो बोली, मैंने इस गुफ्तगू के लिए अहम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अली, और मुझे यकीन है कि आप इसे पूरी संजीदगी के साथ सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, कहिए। वो बोली, नासिर अजीज़ी साहब चाहते हैं कि वो अपनी बेटी तहजीब मेलकम एक्स की शादी कर दें। इस सिलसिले में उन्होंने तहजीब मेलकम एक्स से गुफ्तगू भी की है और उसके ख्यालात मालूम किए हैं। तहजीब शादी के लिए आमादा है। अब नासिर साहब की ये ख्वाहिश है कि आप दोनों को जल्द से जल्द रिश्ता इज़्दिवाज में बांध दिया जाए। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके ख्यालात मालूम करूं और आपसे उसकी इजाज़त ले ली जाए। मैं ताज्जुब से नाइमा बर्क को देखने लगा। फिर मैंने बौखलाए हुए अंदाज में मसूद तलहा और आयशा की तरफ देखा। मसूद ने कहा, ये हकीकत है, नासिर अजीज़ी साहब से ये गुफ्तगू मेरे सामने ही हुई थी। मैंने हैरत से कहा, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग? मसूद ने कहा, मिस्टर अली, आप यकीन कर लें कि आपने जो कुछ सुना है हमने वही कहा है। नासिर साहब तहजीब के सरपरस्त और मुतवल्ली होने की हैसियत से आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार करें। मैं अचानक बौखलाहट का शिकार हो गया था, लेकिन मैं बात ही कुछ ऐसी थी। नाइमा बर्क ने सवाल किया, क्यों, इस सिलसिले में आपको कोई एतराज़ है? मैंने कहा, नहीं नाइमा, लेकिन मेरा मिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। और फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि तहजीब भी इसके लिए तैयार है? तहजीब से मेरी इस मौजू पर जब भी गुफ्तगू हुई है उसमें हमने यही तय किया है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक बेघर और कैंपों में आबाद लोग अपने अपने घरों की छाँव में नहीं पहुंच जाते, हम भी अपना घर बसाने के बारे में नहीं सोचेंगे। नाइमा ने कहा, नासिर अजीज़ी साहब ने तहजीब से इस मौजू पर गुफ्तगू की है और वो इस बात की कायल हो गई है कि यह मिशन इस फरीज़े की अदायगी के बाद भी जारी रखा जा सकता है। चुनांचे आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अली। ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं एक अजीब कैफियत महसूस करने लगा। तहजीब से आज तक मेरी जितनी गुफ्तगू हुई थी उसमें ये बात बहुत कम ज़ेर बहस आई थी। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे और जहनी तौर पर एक दूसरे को हमेशा के लिए कबूल कर चुके थे। लेकिन अपने मकसद के लिए मैंने खुद को जिस तरह वक्फ किया था, तहजीब ने कभी उसकी मुखालफत नहीं की थी। तो फिर वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से तहजीब नासिर अजीज़ी की इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हो गई थी? मैं उलझी हुई निगाहों से उन लोगों को देखता रहा।
मुझे खामोश देखकर नाइमा बर्क ने फिर कहा, मैं समझती हूँ कि आप मुझसे इस मौजू पर जिस तरह चाहें बहस कर सकते हैं। तहजीब से आपकी शादी के बाद कोई ऐसी उलझन सामने नहीं आएगी जो आपको आपके मकसद से रोके। मैंने सोचते हुए कहा, इसके लिए सिर्फ एक ही बात मैं तुमसे कहूँगा नाइमा। बोली, हाँ हाँ फरमाइए। मैंने कहा, तहजीब को मेरे पास भेज दो, उससे गुफ्तगू किए बगैर मैं किसी फैसले का इजहार नहीं करूँगा। वो बोली, तो क्या आप हमें अहमक समझते हैं? तहजीब अभी चंद मिनट के बाद यहाँ पहुँचने वाली है और आपको उसकी आमद से पहले हमें ये बात बतानी है कि हम आपका जवाब किस वक्त तक वसूल कर सकते हैं। मैंने कहा, तो गोया आप लोग पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। बाहर तो और चंद घंटे की मोहलत तो हमें लाजमी चाहिए। नाइमा ने कहा, तो फिर ठीक है, आप शाम की चाय का बंदोबस्त हमारे लिए कर लीजिएगा, हम ठीक 5 बजे पहुंच जाएंगे। फिर वो तीनों मुझसे रुखसत होकर चले गए, लेकिन जो कुछ वो कह कर गए थे वो एक नाकाबिले यकीन सी बात थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और अब मैं बेचैनी से तहजीब का मुंतजिर था। एक एक लम्हा गुजारना दुश्वार हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तहजीब इन लोगों के कहने से इस बात पर कैसे तैयार हो गई। एक लम्हे के लिए बैठकर गौर किया और तहजीब को अपनी जिंदगी में अपनी बीवी की हैसियत से महसूस किया तो दिल को एक अनोखी सी फरहत का एहसास हुआ। हाँ, ये हकीकत थी, अगर हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में इस अंदाज में शामिल हो भी जाएं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम अपना मिशन तो जारी रख सकते हैं। ये दूसरी बात है कि हमें अपने लिए कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, लेकिन ये तब्दीलियां नाखुशगवार तो नहीं होंगी। मेरे रगो पैं में मुसर्रत की लहरें दौड़ने लगी। ये काम मैं जब चाहता कर सकता था। तहजीब से अगर मैं बराह रास्त इस ख्वाहिश का इजहार करता तो वो भला कहाँ इनकार करती, लेकिन हम दोनों ने अपनी अपनी ज़बान को कुफल लगा रखे थे और अपने मिशन को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा महवर बना लिया था। दफतन एक मुलाजिम ने मुझे तहजीब की आमद की इत्तला दी और मैं बेइख्तियाराना अंदाज में बरामदे की तरफ दौड़ा गया। तहजीब कार से नीचे उतर रही थी। वो खुद ही कार ड्राइव करती हुई यहाँ तक पहुँची थी। वो संजीदा चेहरा लिए मेरे नज़दीक पहुँची। मैं उसे बड़ी मुताज्जिब निगाहों से देख रहा था। तहजीब की संजीदगी ने मुझे भी संजीदा होने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त जज्बातियत से काम नहीं लेना था। हम दोनों खामोशी से अंदर आ गए और मैंने तहजीब को अपने सामने बैठने का इशारा किया। अलबत्ता एक बात मैंने महसूस की थी कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। चंद लम्हे मैं खामोशी से उसे देखता रहा और फिर मैंने कहा, तहजीब, तुमसे इस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। दरहकीकत ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए नेक जज्बात रखते हैं, लेकिन जो कुछ फैसला करना है हमें खुद ही करना है। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। मसूद तलहा, नाइमा बर्क और आयशा मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे नासिर अजीज़ी का एक पैगाम दिया। मैं इस बात को बहुत ही सरसरी अंदाज में लेता, लेकिन नाइमा बर्क ने कहा कि नासिर अजीज़ी ने तुमसे भी इस मौजू पर गुफ्तगू की है और तुमने आमादगी का इजहार कर दिया है। तहजीब ने इंतहाई ठोस लहजे में कहा, हाँ, और मैं ताज्जुब से उसकी सूरत देखने लगा। फिर मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, तो ये सब कुछ क्या मुझसे नहीं कहा जा सकता था? तहजीब फिर उसी अंदाज में बोली, नहीं। वो मुस्कुराई तक नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इस जवाब से खुशी हुई क्योंकि तुमने जो कुछ कहा है साफ गोई से कहा है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर इस सब की ज़रूरत क्यों पेश आई? तहजीब ने कहा, बस इसलिए कि पहले ये ख्याल मेरे जहन में नहीं आया था। मैंने ज़ोर देकर कहा, और अचानक क्यों पैदा हुआ? वो बोली, नासिर अजीज़ी ने और नाइमा बर्क ने मुझसे ये बात की थी। आयशा भी इसमें शरीक थी। मैंने पूछा, क्या कहा था उन्होंने? वो बोली, यही कहा था कि अगर हम दोनों यकजा हो जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। मैंने पूछा, और तुमने क्या जवाब दिया? तहजीब ने कहा, मैंने उन्हें बताया कि मैं अली के मिशन में रखना अंदाजी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि अली अपने मामूलात तब्दील करें और मेरी वजह से उन्हें किसी उलझन का सामना करना पड़े। मैंने उनसे ये भी कहा कि इस दिवाची ज़िंदगी के मसाइल कुछ और हो जाते हैं और हमारे पास इन मसाइल से निमटने के लिए वक्त नहीं है। अली का मिशन इसकी इजाज़त नहीं देता। मैंने कहा, तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? तहजीब ने कहा, उन्होंने कहा कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दो जहन ज़्यादा यकसू होकर काम कर सकते हैं। काफ़ी बहस के बाद उन्होंने मुझे इसके लिए कायल कर दिया। मैंने जब उनसे गुफ्तगू के बाद अपने आप को टटोला तो ये महसूस किया कि ये ख्वाहिश तो मेरे पूरे वजूद में जागुज़ी है। ये दूसरी बात है कि ये कभी ज़बान तक नहीं आ सकी या जहन ने इस अंदाज में नहीं सोचा। जब कुछ सोचने वाले इस अंदाज में सोच रहे हैं और उन्होंने ये बात मेरे कानों में डाली है तो मेरे अंदर से ये आवाज़ उभरती है कि ये सब कुछ तो यकीनन होना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तहजीब उस वक्त इंतहाई ठोस और साफ लहजे में बोल रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, बल्कि जो अल्फाज वो अपने मुंह से अदा कर रही थी वो उसके दिली जज्बात के आईनादार थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और गौर करने लगा। तहजीब को मैंने मुख्तलिफ रंगों में अपने साथ देखा और मेरा रुआं रुआं मुसर्रत से कांपने लगा। वाकई तहजीब तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही थी और उस हिस्से को अपने आप से दूर रख कर मैंने खुद पर भी और उस पर भी जुल्म किया था।
اس سے زیادہ واضح الفاظ میں وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی اور پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے تہذیب، میں بھی اپنے آپ کو ان جذبوں سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں پر یہی سب کچھ ہونا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں کچھ اور مسرتیں دینا چاہتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تہذیب سے گفتگو کیے بغیر میں ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن اب میں انہیں جواب دے دوں گا۔ مجھے یہ تجویز منظور ہے۔ تہذیب نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اٹھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے تو تہذیب نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، علی، یہ مت سوچنا کہ میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں میں کھیل کر تمہارے راستے روک دیے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ علی یہ مت محسوس کرنا۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، نہیں تہذیب، میں بھی اپنے آپ کو اس خواہش سے باز رکھنے کے لیے نامعلوم کیا کیا جتن کرتا رہا ہوں، یہ تم نہیں جان سکتی۔ کافی دیر تک ہم دونوں جذبات میں ڈوبے رہے، پھر تہذیب 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی، اب فی الحال ہماری ملاقات نہیں ہوگی، تمام معاملات آپ کو ناصر عزیزی سے طے کرنا ہوں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، وہ اچانک ہی ہمارے سسر بن گئے ہیں، سسر سمجھتی ہو نا؟ تہذیب نے ناز بھرے انداز میں کہا، کیوں نہیں سمجھتی؟ میں نے کہا، تو پھر اب ہم ان کی خدمت میں حاضری دیں گے، اور اب جب کہ یہ پروگرام سامنے آ گیا ہے تو مزید انتظار بھی ممکن نہیں رہا ہے، چنانچہ میں یہی چاہوں گا کہ جس قدر جلد از جلد یہ سب کچھ ہو جائے بہتر ہے۔ تہذیب مسکرانے لگی، پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر واپس مڑ گئی۔ میں اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی، میری طرف ہاتھ ہلایا اور کار عمارت سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی جاتی ہوئی کار کو عقب سے دیکھتا رہا۔ میرے دل میں مسرتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ واقعی وہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا جس کی مجھے امید نہیں تھی اور جسے میں صرف ایک آرزو کی حیثیت دیتا تھا، جس کی تکمیل بظاہر مجھے ممکن نظر نہیں آتی تھی، لیکن حالات نے اچانک ہی یہ رخ اختیار کر لیا تھا تو میری مسرتوں کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ واقعی تہذیب کو میری زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے، کم از کم یہ حسرت لے کر تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا کہ میں اپنا محبوب بھی نہ پا سکا۔ یہ حقیقت ہے کہ تہذیب ہر طرح سے میری معاون تھی، اور اس شادی کے بعد بھی اگر میں اپنے مشن کو جاری رکھتا تو کم از کم تہذیب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ آنے والے خوشگوار مستقبل کو آنکھوں میں سجائے میں اس آرام گاہ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔